20 मई साल 2016 साउथ जॉर्जिया के आइलैंड में जमा देने वाली ठंड पड़ी थी। वहाँ पर एक स्टेशन था, स्ट्रोमनस व्हेलिंग स्टेशन, जिनका काम था व्हेल का शिकार करके उनसे ऑयल निकालना। दोपहर के समय जब उनके कप्तान अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनका दरवाज़ा अचानक बहुत जोर से खुलता है। एक आदमी घबराते हुए अंदर घुसता है और कांपते हुए कहता है कि सर, अब जल्दी से बाहर चलिए, क्योंकि आप जो देखने वाले हैं ना, उस पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। कैप्टन जैसे ही बाहर आते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। सामने खड़े थे 3 इंसान, हालत ऐसी कि मानो अभी अभी वे नर्क से बचकर आए हैं एंड उन्हें पहचानना लगभग इम्पॉसिबल था। उनका शरीर बर्फ के बीच महीनों घिसने के कारण पतला और जख्मी हो गया था। चेहरे पर दाढ़ी और उनके बाल इतने लंबे लंबे हो चुके थे, क्योंकि 2 साल तक ना उन्होंने सिर्फ जीने के लिए सरवाइव किया, इसीलिए वे शेविंग नहीं कर पाए और उनकी आंखें ना अधमरी हो गई थी। एंड देन कैप्टन ने उनसे उनका नाम पूछा कि आप लोग कौन हो। बीच में खड़ा व्यक्ति धीरे से कहता है, मेरा नाम अर्नेस्ट सैकल्टन है। फिर जैसे ही कैप्टन ने नाम सुना ना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये नाम उन्होंने 2 साल पहले 2014 में आखिरी बार सुना था। वही सैकल्टन जो अपने 28 क्रू मेंबर के साथ अंटार्कटिका पैदल पार करके एक हिस्ट्री बनाने के लिए निकले थे। वही सैकल्टन जिसे अब पूरी दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। दोस्तों, साइंस के हिसाब से ना ये सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई ऐसा गैजेट जिससे कि सर्वाइविंग आसान हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीने की चाहत इंसान से कुछ भी करा देती है। सो दे डिड इट। एंड देन कैप्टन ने अगेन पूछा कि बाकी के क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, क्या वे जिंदा भी है। सैकल्टन ने गहरी सांस ली और कहा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर शायद से आपको यकीन ना हो और शायद ये दुनिया भी उस पर यकीन ना करे। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो अनबिलीवेबल कहानी। बिना किसी फैसिलिटी के -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सैकल्टन एंड उनके 28 क्रू मेंबर ने एक ऐसी हिस्ट्री बनाई जो कभी दोबारा रिपीट नहीं हो पाया। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू से जानते हैं। अर्नेस्ट सैकल्टन का जन्म आयरलैंड में हुआ और काफ़ी कम उम्र से ही उन्होंने समुद्री यात्रा करना शुरू कर दिया था। वहाँ एक प्रसिद्ध एल्गो आयरिस ध्रुवीय खोज करता थे। दोस्तों, उन्होंने ना अपने ज़िंदगी में काफ़ी खतरनाक मिशन किए, जिनमें से एक था द एंडोरेंस मिशन। साल था 1914। अर्नेस्ट सैकल्टन ने एक इम्पॉसिबल मिशन का प्लान बनाया, अंटार्कटिका को, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाती है, उसको पैदल चलकर 3 महीनों में पार करने का। दोस्तों, हिस्ट्री में पहली बार कोई ऐसा पागलपन करने जा रहा था, जिस टाइम ना कोई फैसिलिटी थी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। लोग हंसते हुए कह रहे थे कि ये लोग तो जानबूझकर मौत के गोद में जा रहे हैं। दोस्तों, ये सफ़र ना बहुत ही भयानक होने वाला है। सो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ना 2 टीम बनाई गई। एक बेडल सी से अंदर जाएगी और अंटार्कटिका को पैदल चलकर रॉस सी तक पहुंचेगी, और दूसरी टीम रॉस सी में इनको रेस्क्यू करने के लिए इंतजार कर रही होगी। प्लान पूरा परफेक्ट था एंड इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एंडोरेंस शिप चुना गया, जिसकी खासियत थी कि ये बर्फ और तूफान से लड़ने के लिए सक्षम था। एंड देन टीम मेंबर भी चुने गए, जिनमें मैकेनिक, डॉक्टर्स, सेलर्स एंड फोटोग्राफर भी थे। सैकल्टन ने अपने टीम मेंबर्स को डीप रिसर्च करके चुना था, जो हर एक टफ सिचुएशन के लिए रेडी हो और किसी भी हालात में उनका मनोबल ना टूटे। सैकल्टन की इसी टीम सिलेक्शन की वजह से उन्होंने एक ऐसे सर्वाइवल को अंजाम दिया जो साइंस के हिसाब से ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। साल था 1914। शिप इंग्लैंड से रवाना होती है, जब पूरी दुनिया युद्ध की ओर बढ़ रही थी। 5 दिसंबर 1914 शिप वेडल सी में प्रवेश करती है।
जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे ना, समुद्र का पानी बर्फ में बदल रहा था। टीम के सारे क्रू मेंबर्स ऐसे नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन शैकलटन पूरा जो माहौल है उसको भाप रहे थे। कुदरत का खेल शुरू हो चुका था। जनवरी 1915 बर्फ़ की वजह से शिप का स्पीड इतना ज़्यादा कम हो गया था कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक वो हुआ जिसका डर शैकलटन को था। शिप अचानक जाम हो गई क्योंकि बर्फ की थिकनेस काफी ज्यादा थी। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि शिप को बर्फ ने चारों ओर से जकड़ रखा हो। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए टीम के क्रू मेंबर्स ने बर्फ को काट कर रास्ता बनाने की कोशिश की। लकीली उनका जहाज थोड़ा सा मूव किया, जिसे देखकर टीम के सारे मेंबर काफी खुश होने लगे। लेकिन शैकलटन को समझ आ गया था कि अब हालात बद से बदतर होने वाला है। दिन बीतते गए और बर्फ मोटी होती गई। बर्फ की तेज लहरों के कारण जो शिप था वो स्टेबल कंडीशन में नहीं था। हर एक वेव उसे मरोड़ रही थी। सभी ने शिप को बचाने की काफ़ी कोशिशें की, बट कुदरत के आगे इंसान का बस कहाँ चलता है। एंड देन शिप धीरे धीरे बर्फ के अंदर धंसने लगी, मानो कोई अनजान सी ताकत शिप को समुद्र के अंदर खींच रहा हो। टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। सूरज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खाना भी सीमित मात्रा में था। सो सर्वाइविंग के लिए वे वेलविंग्स और सील का शिकार करने लगे। दिन बीतते जा रहे थे, बट शिप है कि थोड़ा सा भी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 14 अप्रैल 1916 बर्फ की एक बड़ी लहर आई जिसने शिप को बुरी तरह से तोड़ दिया। स्टील बोल्ट्स टूटकर बाहर निकल गए, जहां से पानी शिप के अंदर तेजी से भरने लगा। सभी क्रू मेंबर्स अपने जी जान लगाकर शिप में से पानी को बाहर निकाल रहे थे, बट जितने स्पीड से वो पानी निकाल रहे थे ना, उससे भी कई गुना स्पीड से पानी शिप के अंदर घुस रहा था। अपने जहाज की ऐसी कंडीशन को देखकर शैकलटन ने सबको आदेश दिया कि जितने भी जरूरत का सामान है ना, उसको लेकर सभी बाहर आ जाओ। वे लोग अपने साथ लगभग 69 डॉग्स को लेकर गए थे स्लेज खींचने के लिए, एंड ये डॉग इनके सर्वाइविंग में काफी मददगार साबित हुए। बट अनफॉर्चुनेटली सारे डॉग्स को ना मारना पड़ा। आखिर क्यों, वो हम आगे जानेंगे। अपने जहाज को छोड़ने के बाद उन्होंने एक फ्लोटिंग बर्फ के ऊपर कैंप लगाया, जिसे द ओशियन कैंप कहा गया। ठंड ऐसी कि सबको एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ता था। अक्टूबर आते आते एंडोरेंस शिप एक याद बन चुकी थी। 21 नवंबर 1914 शिप में पूरी तरह पानी भरने के कारण वहां टूटकर समुद्र के अंदर समा गई। शैकलटन समेत सारे क्रू मेंबर्स इस दृश्य को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन शैकलटन टूटे नहीं और ना ही अपने टीम को टूटने दिया। उन्होंने कहा कि साथियों, मिशन अंटार्कटिका को पैदल पार करने का यहीं पर खत्म होता है, ना हमारा दूसरा मिशन शुरू होता है इस नर्क को पार करके सही सलामत घर लौटने का। सो दोस्तों, क्या तुम रेडी हो जिंदगी के सबसे बड़ी जंग के लिए? सभी ने जोश के साथ बोला, हाँ, वी आर रेडी। वे ऐसी जगह फंसे थे ना, जहां से हेल्प मिल पाना लगभग इम्पॉसिबल था। उनके पास मदद बुलाने के लिए कोई रेडियो भी नहीं था, बस 3 लाइफ बोट्स, एक स्लेज एंड कुछ हफ्तों का राशन। उन्होंने जिस फ्लोटिंग बर्फ के ऊपर अपना कैंप लगाया था ना, वो हवा के कारण उत्तर की ओर बह रहा था, जिसको सबसे खतरनाक समुद्र माना जाता है, क्योंकि वहां पर 10 मीटर ऊंची लहरें उठती है। मतलब अगर वे लोग गलती से भी वहां पर पहुंच गए ना, तो मौत तय था। खाना घटता जा रहा था ना, उनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो सोचो उन पर क्या बीती होगी। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सारे डॉग्स को खत्म कर दिया, क्योंकि सर्वाइविंग के इस कठिन सफर में डॉग्स को अपने साथ ले जाना इम्पॉसिबल था। डे बाय डे खतरा बढ़ते जा रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। बट शैकलटन ने अपने क्रू मेंबर्स को कहा कि खाना काफ़ी मात्रा में है, हम सब ठीक है और बहुत ही जल्द सही सलामत हम सब अपने घर पहुंच जाएंगे। वे झूठ इसीलिए बोल रहे थे ताकि उनके क्रू का मनोबल ना टूटे, क्योंकि इस इम्पॉसिबल से सर्वाइविंग को ओनली मनोबल से ही पार किया जा सकता था।
30 मार्च 1916 जिस फ्लोटिंग बर्फ से वे लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे थे ना, उसमें अचानक क्रैक आ गई एंड उनका टेंट भी टूट गया, जिससे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उस ठंडे पानी में गिर गए, जिसमें सैकल्टन भी शामिल थे। सबको ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे करके वे लोग बच जाते हैं। इस घटना के बाद ये क्लियर हो चुका था, ये जो फ्लोटिंग बर्फ था ना, जिसको वे लोग नाव की तरह यूज कर रहे थे, ये कभी भी मौत का कारण बन सकता है। काफी कैलकुलेशन के बाद सैकल्टन को ये पता चलता है कि वे लोग पोलेट आइलैंड से काफी दूर आ चुके हैं। We're completely exposed now. Where is Pollet Island? एक्चुअली बर्फ में फंसने के बाद उनका जो पहला टारगेट था वो पोलेट आइलैंड जाना था, क्योंकि वहां से वे आसानी से रेस्क्यू हो जाते। बट माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। नाउ इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचा था, क्लियरेंस आइलैंड या फिर एलिफेंट आइलैंड। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड चुना क्योंकि वो काफी नजदीक था। नाव वे धरती के सबसे खतरनाक रास्ते को पार करके अपने मंजिल तक पहुंचने वाले थे। आपको पता है दोस्तों, ये समुद्री रास्ता इतना खतरनाक था ना कि इस पर जाने का मतलब था सीधे मौत, लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। एलिफेंट आइलैंड उनकी लोकेशन से 160 किलोमीटर दूर था। धीरे धीरे बर्फ पिघल कर रास्ता खुल गया था एंड देन वे अपने 3 लाइफ बोट्स को लेकर एलिफेंट आइलैंड की तरफ चल पड़े। 15 अप्रैल 1916, लगभग 2 साल होने वाले थे। काफी कठिनाइयों के बाद उन्होंने फाइनली जमीन पर कदम रखा। मतलब दोस्तों, फाइनली वे एलिफेंट आइलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ना यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये आइलैंड ना पूरी तरह से वीरान था। यहाँ पर ना तो कोई इंसान था, ना कोई रिसोर्सेस, और रेस्क्यू की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरती थी। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, साउथ जॉर्जिया पहुँचना, जो कि वहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर दूर था। सैकल्टन ने डिसाइड किया कि वे एक नाव लेकर 5 साथियों के साथ वहाँ पर जाएंगे एंड वहाँ से रेस्क्यू टीम को लाकर बाकी बचे मेंबर्स को बचा लेंगे। प्लान के मुताबिक वे 800 मील यानी 1300 किलोमीटर की खतरनाक समुद्री सफर पर निकल जाते हैं, वो भी एक खुला नाव लेकर। इस समुद्र में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी। बाकी बचे 22 लोग जो एलिफेंट आइलैंड में रुक गए थे, उनमें से एक बंदे को बाकी बचे क्रू मेंबर का लीडर बना दिया गया, जिनका नाम था फ्रैंक बाइल्ड, जो सैकल्टन की तरह ही काफी मजबूत थे। नाउ सैकल्टन जब साउथ जॉर्जिया जा रहे थे ना, तब महासागरीय तूफानों ने उन पर काफी बार अटैक किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका नाव पलटने वाला था, बट जैसे तैसे करके उन्होंने टीम वर्क किया और उस नाव को पलटने से बचा लिया एंड फाइनली वे बच गए। चूंकि नाव ना काफी छोटी थी, इसीलिए उनको खाना खाने के लिए लेटना पड़ता था और लगातार 4 घंटे नाव चलाना और 4 घंटे आराम करना पड़ता था। लगभग 16 से 17 दिन कंटिन्यू उस खतरनाक समुद्र में नाव चलाने के बाद फाइनली 10 मई 1916 को वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच जाते हैं। खुशमत हुई है, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा प्रॉब्लम था ना, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। एक्चुअली साउथ जॉर्जिया के जिस एरिया में पॉपुलेशन था ना, वे लोग उसके अपोजिट एरिया में थे, यानी वे लोग जहाँ थे और जहाँ पॉपुलेशन था उसके बीच में काफी बड़े बड़े खतरनाक पहाड़ थे। बट लकीली डिस्टेंस ओनली 40 किलोमीटर था, बट उनके पास दूसरा रास्ता भी था, समुद्री रास्ता, जो 200 किलोमीटर दूर था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे 40 किलोमीटर वाला रास्ता जो पहाड़ों को पार करके पहुंचना था, उसको चॉइस किया। आगे का सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने 4 से 5 दिन का रेस्ट लिया और पेट भरकर खाना खाए, क्योंकि उस आइलैंड में खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। 4 से 5 दिन के आराम के बाद वे काफ़ी रिकवर हो गए थे एंड स्ट्रॉन्ग भी बन गए थे। नाउ अपने 2 स्ट्रॉन्ग साथियों को लेकर सैकल्टन 3 खतरनाक पहाड़ियों को चढ़कर, यानी उनको पार करके वे फाइनली इंसानी बस्तियों तक पहुंच गए। 20 मई 1916 वे वहीं पर खड़े थे जहां से उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था।
सैगलटन सबसे पहले अपने उन 3 साथियों को बचाते हैं जो साउथ जॉर्जिया के दूसरे तरफ उनका इंतजार कर रहे थे। फिर पूरे दुनिया से मदद मांगते हैं अपने एलिफेंट आइलैंड में फंसे साथियों को बचाने के लिए। चिली की मदद से उन्हें बर्फ काटने वाली शिप मिलती है। लगातार 3 बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि बर्फ की मोटी लेयर को काटना इम्पॉसिबल हो रहा था। एंड सैडली रेस्क्यू मिशन यहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन अर्नेस्ट सैगलटन का एटीट्यूड हार मानने वालों में से नहीं था। एंड फाइनली चौथी बार इस रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट किया जाता है। लकीली इस बार वे अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं जो एलिफेंट आइलैंड में फंसे थे। 30 अगस्त 1916 सैगलटन अपने सारे क्रू मेंबर्स को देखते हैं एंड वे लोग एक दूसरे को देख कर ना लिटरली रो देते हैं। यार आंसू क्यों ना आए, 2 साल बाद इतने खतरनाक रास्ते से सही सलामत घर पहुंचना एक मिरेकल था, राइट। दोस्तों, जब सैगलटन अपने साथियों को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन चला रहे थे ना, इन बिटवीन लगभग 3 महीने बीत चुके थे उन 22 लोगों को वहाँ पर फंसे हुए। उन लोगों ने अपने नाव को टेम्पररी झोपड़ी बनाया था और वे सील का शिकार करके अपना रोज का गुजारा चलाते थे। एंड उनका जो लीडर था वो हर सुबह अपने साथियों को ये कहकर जीने की उम्मीद देते थे कि तैयार हो जाओ दोस्तों, आज सैगलटन आने वाले हैं। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया, सैगलटन उनके सामने थे। तो दोस्तों, इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए? देखो, लाइफ में ना सबसे डेंजरस सिचुएशन मुश्किल रास्ता नहीं होता, बल्कि वो होता है जब आप हार मान जाते हो। सैगलटन का जो मेन मिशन था ना वो फेल हो चुका था, लेकिन वो अपने जिंदगी के मिशन में जीत गया क्योंकि उसने कभी हार नहीं माना था। देखो, हालात अगर आपके खिलाफ हो ना तो कभी भी हार मत मानना, क्योंकि हर खराब मौसम के बाद अच्छा मौसम जरूर आता है। तो दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, यहाँ पर और एक वीडियो आ रहा होगा सर्वाइविंग का, इसको जरूर से देखना क्योंकि ये स्टोरी और भी खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।